हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है विश्वासघात। आंटी, आप पिक्चर चलेंगी? अंदर आते हुए शेफाली ने पूछा। पिक्चर? हाँ आंटी, नॉवेल्टी में परिणीता लगी है ना बेटा, तुम दोनों ही देख आओ। तुम दोनों के साथ मैं बूढ़ी कहाँ जाऊंगी। कहते हुए अचानक नमिता की आंखों में वह दिन तिर आया जब विशाल के मना करने के बावजूद बहू ईशा और बेटे विभव को पिक्चर जाते देख वह भी उनके साथ पिक्चर जाने की जिद कर बैठी थी। उनकी पेशकश सुनकर बहू तो कुछ नहीं बोली, पर बेटा बोला, माँ तुम कहाँ जाओगी हमारे साथ? मेरे एक दोस्त की फैमिली भी जा रही है, वहाँ से हम सब खाना खाकर लौटेंगे। विभव के मना करने पर वह तिलमिला उठी थी, पर विशाल के डर से कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि उन्हें व्यर्थ की तकरार बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बच्चों के जाने के बाद अपने मन का क्रोध विशाल पर उगला तो वे शांत स्वर में बोले, नमिता, गलती तुम्हारी है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी अपनी जिंदगी है, फिर तुम क्यों बेवजह छोटे बच्चों की तरह उनकी जिंदगी में हमेशा दखल अंदाजी करती रहती हो? तुम्हें पिक्चर देखनी ही है तो हम दोनों किसी और दिन जाकर देख आएंगे। विशाल की बात सुनकर वह चुप हो गई थी, पर दोस्त के लिए बेटे द्वारा नकारे जाने का दंश बार बार चुपकर उन्हें पीड़ा पहुंचा रहा था। फिर लगा कि विशाल सच ही कह रहे हैं। कल तक उंगली पकड़कर चलने वाले बच्चे अब सचमुच बड़े हो गए हैं, और उसमें बच्चों जैसी जिद पता नहीं क्यों आती जा रही है। उसकी सास अक्सर कहा करती थी कि बच्चे बूढ़े एक समान होते हैं, लेकिन तब वह इस उक्ति का मजाक बनाया करती थी, पर अब वह स्वयं भी जाने अनजाने उन्हीं की तरह बर्ताव करने लगी है। यह वही विभव था जिसे बचपन में अगर कुछ खरीदना होता या पिक्चर जाना होता तो खुद पापा से कहने के बजाय उनसे सिफारिश करवाता था। सच, समय के साथ सब कितना बदलता जाता है। अब तो उसे उनका साथ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब वह उसकी नज़रों में ओल्ड फैशन हो गई हैं, जिसे आज के ज़माने के तौर तरीके नहीं आते। जबकि वह अपने समय में पार्टियों की जान हुआ करती थी। लोग उनकी जिंदा दिली के कायल थे। आंटी किस सोच में डूब गई, प्लीज चलिए ना। परिणीता शरद चंद्र के उपन्यास पर आधारित अच्छी मूवी है, आपको अवश्य पसंद आएगी, आग्रह करते हुए शेफाली ने कहा। शेफाली की आवाज सुनकर नमिता अतीत से वर्तमान में लौट आई। शरद चंद्र उनके प्रिय लेखक थे। उन्होंने अशोक कुमार और मीना कुमारी की पुरानी परिणीता भी देखी थी, उपन्यास भी पढ़ा था, और फिर शेफाली के आग्रह करने पर पुनः उस पिक्चर को देखने का लोभ संवरण नहीं कर पाई तथा उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। उनकी सहमति पाकर शेफाली उन्हें तैयार होने का निर्देश देती हुई स्वयं भी तैयार होने चली गई। विशाल अपने एक नज़दीकी मित्र के बेटे के विवाह में गए थे। जाना तो वह भी चाहती थी, पर उसी समय यहाँ पर उनकी सहेली की बेटी का विवाह पड़ गया। अतः विशाल ने कहा कि मैं वहाँ होकर आता हूँ, तुम यहाँ सम्मिलित हो जाओ, कम से कम किसी को शिकायत का मौका तो ना मिले। वैसे भी उन्होंने हमारे सभी बच्चों के विवाह में आकर हमारा मान बढ़ाया था, इसीलिए दोनों जगह जाना जरूरी था। विशाल के न होने के कारण वह अकेली बोर होती या व्यर्थ के धारावाहिकों में दिमाग खपाती, पर अब इस उम्र में समय काटने के लिए इंसान करे भी तो क्या करे। चाहते हुए टेलीविज़न देखना एक मजबूरी बन गई थी, या कहिए मनोरंजन का एक सस्ता और सुलभ साधन यही रह गया है। ऐसी मनोस्थिति में जी रही नमिता के लिए शेफाली का आग्रह सुकून दे गया तथा थोड़े इनकार के बाद स्वीकार कर ही लिया। वैसे भी उनकी जिंदगी ठहर सी गई थी। 4 बच्चों के रहते वे एकाकी जिंदगी जी रहे हैं। एक बेटा शैलेश और बेटी निशा विदेश में हैं तथा 2 बच्चे विभव और कविता यहाँ मुंबई और दिल्ली में हैं। 2 बार वे विदेश जाकर शैलेश और निशा के पास भी रह आए थे, लेकिन वहाँ की भाग दौड़ वाली जिंदगी उन्हें रास नहीं आई थी। विदेश की बात तो छोड़िए, अब तो मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों का भी यही हाल है। वहाँ भी पूरे दिन अकेले रहना पड़ता था। आजकल तो जब तक पति पत्नी दोनों ना कमाएं, तब तक किसी का काम ही नहीं चलता।
भले ही बच्चों को आया के भरोसे या क्रेच में छोड़ना पड़े। एक उनका समय था जब बच्चों के लिए माँ बाप अपना पूरा जीवन ही अर्पित कर देते थे, पर आजकल तो युवाओं के लिए अपना कैरियर ही मुख्य है। माता पिता की बात तो छोड़िए, कभी कभी तो उन्हें लगता है आज की पीढ़ी को अपने बच्चों की परवाह भी नहीं है। पैसों से वे उन्हें सारी दुनिया खरीद कर तो देना चाहते हैं, पर उनके पास बैठकर प्यार के दो मीठे बोल के लिए समय नहीं है। बच्चों के पास मन नहीं लगा तो वे लौटकर अपने घर चले आए। विशाल ने इस घर को बनवाने के लिए जब लोन लिया था, तब नमिता ने यह कहकर विरोध किया था कि क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, बुढ़ापे में अकेले थोड़े ही रहेंगे, 4 बच्चे हैं, वे भी हमें अकेले थोड़े ही रहने देंगे। पर पिछले 4 साल इधर उधर भटक कर आखिर उन्होंने अकेले रहने का फैसला कर ही लिया। कभी बेमन से बनवाया गया घर अचानक बहुत अच्छा लगने लगा था। अकेलेपन की विभीषिका से बचने के लिए अभी 3 महीने पहले ही उन्होंने घर का एक हिस्सा किराए पर दे दिया था। शशांक और शेफाली अच्छे सुसंस्कृत लगे। उनका एक छोटा बच्चा था, इस शहर में नए नए आए थे। शशांक एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, उन्हें घर की जरूरत थी और विशाल और नमिता को अच्छे पड़ोसी की, अतः रख लिया। अभी उन्हें आए हुए हफ्ता भर भी नहीं हुआ था कि एक दिन शेफाली आकर उनसे कहने लगी कि आंटी, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो बब्बू को आपके पास छोड़कर जाऊं, कुछ ज़रूरी काम से जाना है, जल्दी ही आ जाएंगे। उसका आग्रह देखकर पता नहीं क्यों वह मना नहीं कर पाई। उस बच्चे के साथ 2 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इस बीच ना तो वह रोया, ना ही उसने विशेष परेशान किया। नमिता ने उसके सामने अपने पोते के छोड़े हुए खिलौने डाल दिए थे, उनसे ही बस खेलता रहा। उसके साथ खेलते और बातें करते हुए अपने पोते विकी की याद आ गई। वह भी लगभग इसी उम्र का था। उस बच्चे में वह अपने पोते को ढूंढने लगी। उस दिन के बाद तो नित्य का क्रम बन गया। जिस दिन वह नहीं आता, नमिता आवाज देकर उसे बुला लेती। बच्चा उन्हें दादी कहता तो उनका मन भाव विभोर हो उठता था। धीरे धीरे शेफाली भी उनके साथ सहज होने लगी थी। कभी कोई अच्छी सब्जी बनाती तो आग्रह पूर्वक दे जाती। उन्हें अपने पैरों में दवा या तेल मलते देखती तो खुद लगा देती। कभी कभी उनके सिर की मालिश भी कर दिया करती थी। कभी कभी तो उन्हें लगता इतना स्नेह तो उन्हें अपने बहू बेटों से भी नहीं मिला। कभी वे उनके नज़दीक आए भी तो सिर्फ इतना जानने के लिए कि उनके पास कितना पैसा है तथा कितना उन्हें हिस्से मिलेगा। शशांक भी ऑफिस जाते समय उनका हालचाल पूछकर जाता। बिजली, पानी, टेलीफोन का बिल वही जमा करा दिया करता था। यहाँ तक कि बाजार जाते हुए भी अक्सर उनसे पूछने आता कि उन्हें कुछ मंगाना तो नहीं है। उनके रहने से उनकी काफ़ी समस्याएं हल हो गई थी। कभी कभी नमिता को लगता कि अपने बच्चों का सुख तो उन्हें मिला नहीं, चलो दूसरे की औलाद जो सुख दे रही है उसी से झोली भर लो। विशाल ने उन्हें कई बार चेताया कि किसी पर इतना विश्वास करना ठीक नहीं है, पर वह उनको यह कहकर चुप करा देती कि आदमी की पहचान उसे भी है। ये संभ्रांत और सुशील हैं, अच्छे परिवार से हैं, अच्छे संस्कार मिले हैं, वरना आज के समय में कोई किसी का इतना ध्यान नहीं रखता। आंटी जी, आप तैयार हो गई? ये ऑटो ले आए हैं। शेफाली की आवाज़ आई। शेफाली की आवाज़ ने नमिता को एक बार फिर विचारों के बवंडर से बाहर निकाला। हाँ बेटी, बस अभी आई, कहते हुए पर्स में कुछ रुपए यह सोचकर रखे कि मैं बड़ी हूँ, आखिर मेरे होते हुए पिक्चर के पैसे वे दे, उचित नहीं लगेगा। ज़बरदस्ती पिक्चर के पैसे उन्हें पकड़ाए। पिक्चर अच्छी लग रही थी। कहानी के पात्रों में वह इतना डूब गई कि समय का पता ही नहीं चला। इंटरवल होने पर उनकी ध्यानवस्था भंग हुई। शशांक उठकर बाहर गया तथा थोड़ी ही देर में पॉपकॉर्न तथा कोक लेकर आ गया। शेफाली और उसे पकड़ाते हुए यह कहकर चला गया कि कुछ पैसे बाकी हैं, लेकर आता हूँ। पिक्चर शुरू भी नहीं हो पाई थी कि बच्चा रोने लगा। आंटी, मैं अभी आती हूँ, कहकर शेफाली भी चली गई। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, पर दोनों में से किसी को भी ना लौटते देखकर मन आशंकित होने लगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद मुड़कर देखती, पर फिर यह सोचकर रह जाती कि शायद बच्चा चुप ना हो रहा हो, इसीलिए वे दोनों बाहर ही होंगे।
यही सोचकर नमिता ने पिक्चर में मन लगाने का प्रयत्न किया। अनचाहे विचारों को झटककर वह फिर पात्रों में खो गई। अंत सुखद था, पर फिर भी आंखें भर आई। आंखें पोंछकर इधर उधर देखने लगी। इस समय भी शशांक और शेफाली को ना पाकर वह सहम उठी। बहुत दिनों से नमिता अकेले घर से निकली नहीं थी, अतः और भी डर लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि वे उन्हें अकेली छोड़कर कहाँ गायब हो गए। बच्चा चुप नहीं हो रहा था तो कम से कम एक को तो अब तक उसके पास आ जाना चाहिए। धीरे धीरे हॉल खाली होने लगा, पर उन दोनों का कोई पता नहीं था। घबराए मन से वे अकेली ही चल पड़ी। हॉल से बाहर आकर अपरिचित चेहरों में उन्हें ढूंढने लगी। धीरे धीरे सब जाने लगे। वह एक ओर खड़ी होकर सोचने लगी, अब क्या करूं? उनका इंतजार करूं या ऑटो करके चली जाऊं? अम्मा, यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? उनको अकेली खड़ी देखकर वॉचमैन ने उनसे पूछा। बेटा, जिनके साथ आई थी वह नहीं मिल रहे हैं। आपके बेटा बहू थे? हाँ। कुछ और कहकर वह बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती थी। आजकल सब ऐसे ही होते हैं। बूढ़े माता पिता की तो किसी को चिंता ही नहीं रहती। वह बुदबुदा उठा था। वह शर्म से पानी पानी हो रही थी, पर और कोई चारा न देखकर तथा उसकी सहानुभूति पाकर हिम्मत बटोरकर बोली, बेटा, एक एहसान करोगे? कहिए माँ जी, मुझे एक ऑटो रिक्शा में बिठा दो। उसने नमिता का हाथ पकड़कर सड़क पार करवाई और ऑटो में बिठा दिया। घर पहुंचकर ऑटो से उतरकर जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर लगे ताले को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो खुला ताला देखकर हैरानी हुई। हड़बड़ाकर अंदर घुसी तो देखा अलमारी खुली पड़ी है तथा सारा सामान जहां तहां बिखरा पड़ा है। लाखों के गहने और कैश गायब था। मन कर रहा था कि खूब जोर जोर से रोए, पर रोकर भी क्या करती। नमिता को शुरू से ही गहनों का शौक था। जब भी पैसा बचता उससे वह गहने खरीद लाती। विशाल कभी उनके इस शौक पर हंसते तो कहती, मैं पैसा व्यर्थ नहीं गवा रही हूँ, कुछ ठोस चीज ही खरीद रही हूँ, वक्त पर काम आएगा। पर वक्त पर काम आने के बजाय वह तो कोई और ही ले भागा। किटी के मिले 20,000 रुपए उसने अलग से रखे थे। घर में कुछ काम करवाया था, कुछ होना बाकी था। उसके लिए विशाल ने 40,000 रुपए बैंक से निकलवाए थे, पर निश्चित तिथि पर लेने ठेकेदार नहीं आया, सो वह पैसे भी अंदर की अलमारी में रख छोड़े थे। सब एक झटके में चला गया। जहां कुछ देर पहले तक वह शशांक और शेफाली को लेकर परेशान थी, वहीं अब इस नई मुसीबत के कारण समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। पर फिर यह सोचकर कि शायद बच्चे के कारण शशांक और शेफाली अधूरी पिक्चर छोड़कर घर न आ गए हों, उन्हें आवाज लगाई। कोई आवाज ना पाकर वह उस ओर गई। वहां उनका कोई सामान ना पाकर वह अचकचा गई। खाली घर पड़ा था। उनका दिया पलंग, एक टेबल और 2 कुर्सियां पड़ी थी। अब पूरी तस्वीर एकदम साफ नजर आ रही थी। कितना शातिर ठग था वह। किसी को शक ना हो इसीलिए इतनी सफाई से पूरी योजना बनाई। उसे पिक्चर दिखाने ले जाना भी उसी योजना का हिस्सा था। उसे पता था कि विशाल घर पर नहीं है। इतनी गर्मी में कूलर की आवाज में आस पड़ोस में किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा और वह आराम से अपना काम कर लेंगे तथा भागने के लिए भी समय मिल जाएगा। पिक्चर देखने का आग्रह करना, बीच में उठकर चले आना, सब कुछ नमिता के सामने चलचित्र की भांति घूम रहा था। कहीं कोई चूक नहीं, शर्मिंदगी या डर नहीं। आश्चर्य तो इस बात का था कि इतने दिन साथ रहने के बावजूद उसे कभी उन पर शक नहीं हुआ। उन्होंने खुद को संयत कर विशाल को फोन किया और फोन पर बताते बताते वह रोने लगी थी। उन्हें रोता देखकर विशाल ने सांत्वना देते हुए पड़ोसी वर्मा के घर जाकर सहायता मांगने को कहा। वह बदहवासी बगल में रहने वाली राधा वर्मा के पास गई। राधा को सारी स्थिति से अवगत कराया तो वह बोली, कुछ आवाजें तो आ रही थी, पर मुझे लगा शायद आपके घर में कुछ काम हो रहा है, इसीलिए ध्यान नहीं दिया। अब जो हो गया सो हो गया, वर्मा साहब बोले। परेशान होने या चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। वैसे तो चोरी गया सामान मिलता नहीं है, पर कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। चलिए FIR दर्ज करा देते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर उनके बयान को सुनकर बोला, उस युगल की तलाश तो हमें काफी दिनों से है। कुछ दिन पहले हमने अखबार में भी निकलवाया था,
तथा लोगों से सावधान रहने के लिए कहा था। पर शायद आपने इस खबर की ओर ध्यान नहीं दिया। यह युगल कई जगह ऐसी वारदातें कर चुका है, पर किसी का भी बताया हुलिया किसी से मैच नहीं करता। शायद वह विभिन्न जगहों पर विभिन्न नाम का व्यक्ति बनकर रहता है। क्या आप उसका हुलिया बता सकेंगी? कब से वह आपके साथ रह रहा है? जो उन्हें पता था उन्होंने सारी जानकारी दे दी। जिस ऑफिस में वह काम करता था वहां पता लगाया तो पता चला कि इस नाम का कोई आदमी उनके यहाँ काम ही नहीं करता। उनकी बताई जानकारी के आधार पर बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर भी उन्होंने अपने आदमी भेज दिए। पुलिस ने घर आकर जांच की, पर कहीं कोई सुराग नहीं था। यहाँ तक कि कहीं उनकी उंगलियों के निशान भी नहीं पाए गए। लगता है शातिर चोर था, इंस्पेक्टर बोला। हम लोग कई बार आप जैसे नागरिकों से निवेदन करते हैं कि नौकर और किराएदार रखते समय पूरी सावधानी बरतें, उसके बारे में पूरी जानकारी रखें। मसलन वह कहाँ काम करता है, उसका स्थायी पता, फोटोग्राफ आदि। पर आप लोग तो समझते ही नहीं हैं। इंस्पेक्टर थोड़ा रुका, फिर बोला, वह आपका किराएदार था, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? किराएदार? इसका तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। आयकर की पेचीदगी से बचने के लिए कोई सेटलमेंट ही नहीं किया था। सच, थोड़ी सी परेशानी से बचने के लिए हमने स्वयं को अपराधियों के हवाले कर दिया। हाँ, शुरू में कुछ एडवांस देने के लिए अवश्य कहा था, पर जब उन्होंने असमर्थता जताई तो उनकी मजबूरी को देखकर मन पिघल गया था। दरअसल हमें पैसों से अधिक जरूरत सिर्फ अपना सूनापन बांटने या घर की रखवाली के लिए अच्छे व्यक्ति की थी, और उनकी बातों में कसक टपक रही थी। बच्चों वाला युगल था, सो संदेह की कोई बात ही नजर नहीं आई। यही तो गलती करते हैं आप लोग। कुछ एग्रीमेंट करवाएंगे तो उसमें सब कुछ दर्ज हो जाएगा। अब किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा रहता कि वह शरीफ है या बदमाश। वह तो गनीमत है कि आप सही सलामत हैं, वरना ऐसे लोग अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी का खून भी करना पड़े तो पीछे नहीं रहते। उन्हें चुप देखकर इंस्पेक्टर बोला। दूसरे दिन विशाल भी आ गए। सुमिता को रोते देखकर विशाल बोले, जब मैं कहता था कि किसी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए तब तुम मानती नहीं थी। उन्हीं के सामने अलमारी खोलकर रुपए निकालना रखना सब तुम ही तो करती थी। मुझे ही क्यों दोष दे रहे हो? आप भी तो बैंक से पैसा निकलवाने के लिए चेक उसी को देते थे, झुंझलाकर नमिता ने उत्तर दिया था। उस घटना को कई दिन बीत गए थे, पर उन शातिर चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। नमिता कभी सोचती तो उन्हें एकाएक विश्वास ही नहीं होता कि वह इतने दिनों तक झूठे और मक्कार लोगों के साथ रह रही थी। वे ठग थे, तभी तो पिछले 2 महीने का किराया यह कहकर नहीं दिया था कि ऑफिस में कुछ समस्या चल रही है, अतः वेतन नहीं मिल रहा है। नमिता ने भी यह सोचकर कुछ नहीं कहा कि लोग अच्छे हैं। पैसा कहाँ जाएगा? वास्तव में उनका स्वभाव देखकर कभी लगा ही नहीं कि इनका इरादा नेक नहीं। इतने सौम्य चेहरों का इतना घिनौना रूप भी हो सकता है, उन्होंने कभी सोचा भी न था। मुंह में राम बगल में छुरी वाला मुहावरा शायद ऐसे लोगों की फितरत देखकर ही किसी ने कहा होगा। आश्चर्य तो इस बात का था कि इतने दिन साथ रहने के बावजूद उन्हें कभी उन पर शक नहीं हुआ। उन्होंने अखबारों और टेलीविजन में वृद्धों के लुटने और मारे जाने की घटनाएं पढ़ी और सुनी थी, पर उनके साथ भी कभी कुछ ऐसा ही घटित होगा सोचा भी न था। अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए किसी हद तक गिर चुके ऐसे लोगों के लिए यह मात्र खेल हो, पर किसी की भावनाओं को कुचलते तोड़ते मरोड़ते उनकी संवेदनशीलता और सदास्यता का फायदा उठाकर उन जैसों के वजूद को मिटाते लोगों को जरा भी लज्जा नहीं आती। आखिर हम वृद्ध जाएं तो कहाँ जाएं? क्या किसी के साथ संबंध बनाना या उसकी सहायता करना अनुचित है? किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते ऐसे लोग यह क्यों नहीं सोचते कि एक दिन बुढ़ापा उनको भी आएगा? वैसे भी उनका यह खेल आखिर चलेगा कब तक? क्या झूठ और मक्कारी से एकत्र की दौलत के बल पर वह सुकून से जी पाएंगे? क्या संस्कार दे पाएंगे अपने बच्चों को? मन में चलता बवंडर नमिता को चैन से रहने नहीं दे रहा था। बार बार एक ही प्रश्न उनके दिल व दिमाग को मथ रहा था। इंसान आखिर भरोसा करे तो किस पर?
आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।